नमस्कार दोस्तों, मैं परमेश्वर सुथार। फिजिक्स की आज इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 5 की। लेक्चर नंबर 5 जो हमारा है वो 3 टॉपिक पर आधारित है। पहला द्रव्यमान और आवेश में अंतर। दूसरा टॉपिक जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, और अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है कूलाम का नियम। इन तीनों टॉपिकों को हम आज गहनतापूर्वक अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि तीनों नियमों में मतलब तीनों टॉपिकों में क्या एक ऐसी चीज है जो हमें देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए इस टॉपिक के बारे में। तो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो द्रव्यमान और आवेश में अंतर। तो हम यहाँ इस टॉपिक के अंदर ये देखेंगे कैसे जो द्रव्यमान है वो ग्रेविटी प्रोड्यूस करता है, कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल है जो इस फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए उसको उत्साहित करता है, उस चीज के बारे में। उधर देखें तो हम आवेश के बारे में, आवेश के पास एक कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो वो पार्टिकल उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है। सेकंड टॉपिक में चले तो हमारे पास जो है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। क्या होती है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी? आवेश का संशोधन कैसे करती है, कौन कौन से उपकरण जो है वो आवेश का संशोधन करते हैं। ठीक है। और स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में सोने का ही उपयोग क्यों किया, कैसे इसके उपयोग मतलब कैसे इसकी सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रहेगा इसके अंदर कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की कमी क्या। ठीक है। और अगला हमारे पास जो नेक्स्ट रहेगा कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम के अंदर हम पहले थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे कि कूलाम के नियम से पहले भी इस नियम को देने की किसी ने सोची थी, अगर सोची तो कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या अवधारणाएं दी थी उस चीज के बारे में। आगे जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि कूलाम के नियम जो है वो किस उपकरण की सहायता से दिया गया था, उस चीज के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि कूलाम का नियम जो है वो माध्यम की प्रकृति पर कैसे डिपेंड करता है, और कैसे जो हमने देखा है कि निर्वात के लिए जो के की वैल्यू है 1/4πε0 होती है, कैसे उस कूलाम कांस्टेंट ने उसको 1/4π के रूप में निकाला, उस चीज के बारे में देखेंगे। और बाद में हम देखेंगे कूलाम के नियम की कुछ लिमिटेशन, सीमाएं, कि क्या क्या सीमाएं हो सकती है इस कूलाम की। ठीक है। उन चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर सीरीज के अंदर और देखते हैं हम क्या कि पहला टॉपिक द्रव्यमान और आवेश के अंतर। पहला टॉपिक हमारे पास है द्रव्यमान और आवेश की तुलना। आवेश की तुलना, कंपैरिजन करें दोनों की। ठीक है। तो मैं इधर ले लेता हूँ द्रव्यमान के बारे में, मैं बोर्ड के बीच में लाइन खींच दूं पहले, और यहाँ पे ले लिया मैंने क्या, द्रव्यमान मतलब मास, इधर क्या ले लिया मैंने, आवेश। तो देखते हैं, मैं पॉइंट ऑफ ग्रुप में पहले लिख देता हूँ। पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो चीज देखते हैं कि दोनों ही क्या है, अदिश भौतिक राशि है। ये भी अदिश भौतिक राशि है और ये भी क्या है, अदिश भौतिक राशि। ठीक है। अब निकाय का द्रव्यमान जो होता है, निकाय का द्रव्यमान और यहाँ पे निकाय का आवेश, दोनों ही बीजगणितीय विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसके बीजगणितीय विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर आवेश भी जो होता है वो भी योज्यता के नियम का पालना करता है, मतलब वो बीजगणितीय विधि ही होती है। तीसरा पॉइंट दिखा दे हमारे पास कि जो द्रव्यमान होता है वो सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है, जबकि आवेश जो होता है वो धनात्मक मतलब पॉजिटिव और क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या होता है कि द्रव्यमान जो होता है वो क्वांटीकृत नहीं होता, क्वांटीकृत नहीं होता, जबकि ये जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, क्वांटीकृत होता है। जिसका हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था आवेश के क्वांटीकरण का, Q बराबर होता है प्लस माइनस NE के इक्वल आता है, जहाँ पे N एक इंटीजर नंबर है और जो हमारे पास E है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है। सॉरी, N जो हमारे पास है वो पूर्ण संख्या है, 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है। ठीक है। अब हमारे पास जो पांचवा पॉइंट है वो देखें कि द्रव्यमान जो होता है वो वेग पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है। उस निर्भरता का फॉर्मूला हमने आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ देखा था, 1 - v²/c² की फॉर्म में लिखा था हमने। ठीक है। जबकि आवेश जो होता है वो क्या नहीं करता, वेग पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि Q जो विराम अवस्था में है वो Q किसके बराबर होगा, गतिशील अवस्था के तुल्य होगा। ठीक है।
जो हमारा पॉइंट है पहला, छठा पॉइंट वो है हमारे पास कि द्रव्यमान जो है वो क्या है, एक मूलभूत राशि है, मूलभूत राशि है, जबकि ये क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है। आगे देखा जाए सातों पॉइंट, तो इसका जो मात्रक होता है, मात्रक वो होता है किलोग्राम, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पीयर इंटू सेकेंड, जिसको कूलम्ब से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आठवां पॉइंट की थे, तो दो द्रव्यमानों के मध्य सदैव क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है, जबकि दो आवेशों के मध्य जो होता है वो कौन से बल लग सकते हैं, प्रतिकर्षण बल और कौन सा, आकर्षण बल हो सकता है कार्यरत। ठीक है, अब हमारे पास देखा जाए नौवां पॉइंट जो हमारे पास है कि द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान वो जड़त्व का माप होता है, मतलब जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतने ज्यादा क्या होगा, जड़त्व होगा। यहाँ पे जो आवेश होता है वो रियली विद्युत क्षेत्र का माप होता है, विद्युत क्षेत्र का। जितना ज्यादा आवेश होगा उसके चारों बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। ठीक है, देखो इसके अलावा स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की सहायता से हम आवेश का संशोधन कर सकते हैं, पहली बात तो इसके अलावा भी कुछ उपकरण जिसके द्वारा हम आवेश का संशोधन कर सकते हैं, पहले उनके नाम, मतलब इसके अलावा जो उपकरण है वो है इलेक्ट्रोमीटर, दूसरा हमारे पास है वोल्टामीटर, अगला हमारे पास है प्रक्षेप धारा मापी। इन तीनों उपकरण की सहायता से भी हम आवेश का संशोधन कर सकते हैं, पर हमारे सिलेबस के अंदर स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम देखें कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की बनावट कैसे होती है। बनावट में कुछ भी नहीं होता इस टॉपिक के अंदर, मतलब इसके अंदर एक कांच का जार होता है। एक कांच का जार होता है, इस कांच के जार के अंदर यहाँ पे क्या लगी होती है, रबड़ के अंदर एक कॉर्क लगी होती है, और इस कॉर्क के अंदर होल करके हमने क्या लगाया, धात्विक रॉड लगा रखी है। ये मेरे पास धात्विक रॉड है, और धात्विक रॉड के ऊपरी सिरे पर एक धातु की चक्ति लगी होती है। ये हमारे पास क्या है, धातु की चक्ति। ठीक है, और इसके जो निचले सिरे पर क्या होती है, G1 G2 दो सोने की पतली पन्नी होती है, G1 और ये कौन सी है, G2। ये रॉड जो है वो R है, और इसकी सुगमता बढ़ाने के लिए हमने क्या लगाया, इसकी सोने की पतली पन्नी के ठीक सामने हमने क्या लगा दिया, T1 T2 दो टीन की प्लेट। तो ये तो क्या है, टीन की प्लेटें। ये है धात्विक रॉड, ये सोने की पन्नी, सोने की पतली पन्नी। ठीक है, अब हम इसकी जो बनावट है, इस बनावट के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब चलते हैं इसकी क्रियाविधि के अंदर। क्रियाविधि में क्या होता है, सबसे पहले हमें एक ज्ञात आवेश चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक ज्ञात आवेश। सबसे पहले तो ज्ञात आवेश होगा, हम उस ज्ञात आवेश की जो रॉड है वो हमने क्या कर दी, इस धात्विक गुंडी से मैंने क्या कर दी, स्पर्श करवा दी। मान लिया कि जो ज्ञात आवेश है उस पर कौन सा दांत है, धनावेश। तो धनावेश होने के कारण से जब इस धात्विक गुंडी पे स्पर्श होगा तो धात्विक गुंडी में स्पर्श द्वारा आवेशन से ये जो आवेश है वो धात्विक रॉड से होता हुआ क्या चला जाएगा, इस सोने की पतली पन्नी
G1 G2 पर क्या हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा, जिसके कारण इन पट्टियों के बीच में क्या होगा, विस्थापन होगा। और प्रेरण मतलब सोने की पतली पन्नी और इन टिन की पन्नी के बीच में प्रेरण के कारण विस्थापन को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। विस्थापन को स्थायित्व प्रदान किया जाता है। स्थायित्व इसका किया जाता है, प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो जो ज्ञात आवेश हमने स्पर्श करवाया, तो स्पर्श करवाने के बाद ये जिनकी टिन धात्विक रोड से होता हुआ क्या चला गया, जो सोने की पतली पन्नी जो है उनके ऊपर समान रूप से वितरित हो गए। तो अब हमें क्या निकालना है, अज्ञात आवेश का प्रकृति निकालनी है। अज्ञात आवेश की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, उस अज्ञात आवेश को यहाँ क्या करवाना पड़ेगा, स्पर्श करवाना पड़ेगा। तो देखो नॉर्मली यहाँ दो इवेंट होती है, एक तो होता है स्पर्श द्वारा संसूचन, और दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है प्रेरण द्वारा संसूचन। तो स्पर्श द्वारा संसूचन में क्या होता है कि जो अज्ञात धात्विक रोड है उसमें जो आवेश है उसको धात्विक गुंडी पर स्पर्श करवाया जाता है। तो धात्विक गुंडी पर स्पर्श करवाने पर अगर सोने की पतली पन्नियों के मध्य विस्थापन और बढ़ा, सुनना मेरी बात को, अगर विस्थापन बढ़ा, इंक्रीज हुआ, तो आवेश की प्रकृति जो है वो ज्ञात आवेश के तुल्य है। ज्ञात आवेश के समान है। ठीक है, और अगर विस्थापन घटा तो प्रकृति विपरीत है। ठीक इसी प्रकार यहां हम चलते हैं प्रेरण द्वारा। तो प्रेरण द्वारा संसूचन में हम क्या करते हैं, धात्विक रॉड जो है उसको यहाँ हमें स्पर्श नहीं करवाना। ठीक है, तो क्या करना है, हमें उसको स्पर्श नहीं कराना, हमें उसको पास लेके जाना है। तो जब इसको पास लेके जाएंगे तो पास लेके जाने पर अगर मान के चले एक बार के लिए समान आवेश है, तो समान आवेश होने के कारण से अगर ये धनावेश होगी तो इस धात्विक रॉड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऊपर की ओर विस्थापित होंगे प्रेरण द्वारा, और जो धनावेश है वो क्या जाएगा, नीचे की ओर विस्थापित होकर सोने की पतली पन्नी में जाएगा और विस्थापित हो जाएगा। सोने की पतली पन्नी के मध्य विस्थापन बढ़ जाएगा। तो यहाँ हमने स्पर्श नहीं करवाया, तो स्पर्श न करवाने पर भी प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, बस हमें स्पर्श नहीं करवाना, ये ध्यान रखना। अब आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों विधियों में से कौन सी विधि बेस्ट है। आप इसका जो आपके अनुसार जो आइडिया है वो कमेंट बॉक्स में लेकर मुझे जरूर भेजें। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, इसे दूसरा नाम ये है कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो देखते हैं कूलॉम के इस व्युत्क्रम वर्ग के नियम में क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहले कूलॉम के इस व्युत्क्रम वर्ग के नियम से पहले दो नियम दिए गए थे, मतलब दो अवधारणाएं दी गई थी वैज्ञानिकों की, जिनके नाम अभी देखते हैं। पहले था जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि कूलॉम जो दो आवेशों के बीच में जो स्थिर विद्युत बल है, उन्होंने केवल आकर्षण बल के लिए अवधारणा दी थी कि दो स्थिर आवेशों के बीच में जो आकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल के समान है। अतः ये जो बल है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है। परंतु जब प्रत्याकर्षण बल की बात हुई तो इन्होंने कह दिया मुझे पता नहीं। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है जॉन रॉबिसन। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट की सहायता से, मतलब प्रायोगिक प्रयोग करके देखा कि जो दो समान प्रकृति के आवेश जो होते हैं, समान
प्रकृति के दो आवेश जो होते हैं उनके बीच में कार्यरत प्रतिकर्षण बल जो होता है वो बल उसके बीच की दूरी के बराबर -(x)-2.6 के समानुपाती होता है। ये एक्सपेरिमेंट से निकाला गया मान था उन्होंने। अब ये भी प्रतिकर्षण के लिए था, आकर्षण के लिए इनके पास भी कोई उपकरण नहीं था तो उन्होंने नहीं निकाला। तो थर्ड जो साइंटिस्ट जो आए थे इस नियम को देने के लिए वो था हमारे पास कूलम। तो कूलम का नियम हम चलिए स्टडी करते हैं। कूलम के नियम इनके बारे में नहीं पढ़ना हमें, सिलेबस में नियम में थोड़ा बता दिए, ठीक है। तो कूलम ने क्या किया, एक भौतिक उपकरण जो कूलम के द्वारा खुद का बनाया था, जिसका नाम है टॉर्जन तुला या इसे बोलते हैं एंटन तुला। इस उपकरण की सहायता से कूलम ने क्या किया, दो स्थिर बिंदुवत, पहले सुनना मेरी बात को, दो स्थिर बिंदुवत मतलब चार्ज रुके हुए होने चाहिए। सपोज करो ये जो चार्ज है मैंने मान लिया ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसके बीच में जो बल लगेगा वो किधर जाएगा, बाहर की तरफ, मतलब रिपेल हो गया बल। हमने मान लिया इसके बीच की दूरी कितनी है r। अब अगर मैं यही कंडीशन लूं और यहाँ पे Q1 और Q2 जो है वो अपोजिट चार्ज के हैं, अगर Q1 प्लस का है और Q2 जो हमारे पास है माइनस का, तो जो ये बल लगेगा वो इनकी मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगेगा और वो जो होगा अंदर की तरफ होगा, मतलब आकर्षण बल होगा। तो यहाँ तो बल कौन सा है, आकर्षण, और यहाँ जो बल है वो कौन सा है, प्रतिकर्षण, ठीक है। तो कूलम ने क्या कहा, दो स्थिर बिंदुवत आवेश, देखो सबसे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है, स्थिर और बिंदुवत आवेश, दो स्थिर बिंदुवत आवेश के मध्य, जैसे सपोज करो चार्ज देते हुए तो स्थिर है और बिंदुवत आवेश है, उनके मध्य लगने वाला, ठीक है, दो स्थिर बिंदुवत आवेश के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल है या विद्युत बल जो है वो उनके आवेश के परिमाण के क्या होता है, समानुपाती होता है, पहली चीज तो। और दूसरे क्या होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारे पास दो पॉइंट थे। इन दोनों पॉइंटों को जब कंबाइन किए तो हमारे पास कितना आएगा, फोर्स जो होगा वो Q1 Q2 ऊपर कितना होगा, r² की फॉर्म में आ जाएगा। और जब भी फिजिक्स में समानुपाती का चिन्ह रहता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया कि Q1 Q2 ऊपर कितना आ गया, r²। यहाँ जो k है उसे सबसे पहले नाम दिया गया था समानुपाती नियतांक, नॉर्मली यही आपको देता समानुपाती नियतांक। क्योंकि इसकी खोज कूलम ने की थी इसलिए इसे कूलम नियतांक भी बोलते हैं, कूलम नियतांक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि माध्यम की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। इसका मतलब जो कूलम नियतांक है वो किस पे डिपेंड करता है, माध्यम की प्रकृति पर, मतलब के जो है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब अगर ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है तो कूलम ने देखा ये किस प्रकार डिपेंड करता है। तो इसके लिए कूलम ने क्या किया, दो भागों में डिवाइडेड कर दिया अपने नियम को, केस मतलब दो भागों में, मतलब कैसे कि जब माध्यम निर्वात हो और जब माध्यम कुछ और हो, ठीक है, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट में बोलेंगे क्या कि जब माध्यम निर्वात हो तब कूलम ने जो समानुपाती नियतांक था उसका एक्सपेरिमेंट रीडिंग लेकर के जो मान निकाला गया था, वो जो के का मान था वो 8.9875512 इंटू 10 की घात कितना था, 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर था कूलम स्क्वायर। बाद में कूलम ने इसको शॉर्ट एंड स्वीट टर्म में रिप्रेजेंट किया, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। ये प्रयोग से निकाला गया मान था और ये हमें याद रखना है। अब अगर ये मान है तो कूलम ने क्या किया, ये मान यहां रखा और देखा। अब कूलम को इस बात का पता था कि जो ये बल है वो माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करता है। इसका मतलब मीडियम चेंज होने पर या मीडियम डेंसन होने पर ये बल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब ये समानुपाती नियतांक जो है ना
उसके अंदर भी एक भौतिक राशि है जो डिवाइड में आती है। तो कूलाम ने उस राशि को नाम दे दिया एप्सिलॉन नोट, और एप्सिलॉन नोट को कूलाम ने बटे में ले लिया। निर्वात था, अब निर्वात तो माध्यम आएंगे तो एप्सिलॉन सेम हो जाएगा, तो कूलाम ने लेनी पड़ी थी इस राशि को, तो कूलाम ने उस राशि को एप्सिलॉन नोट ले लिया। एप्सिलॉन नोट लेने के बाद इसने एक कांस्टेंट लगाया, क्योंकि क्या पता कोई कांस्टेंट है, तो कूलाम ने यहाँ कांस्टेंट लिखा। इस कांस्टेंट की जो रीडिंग है वापस रीडिंग लेकर के जब कूलाम ने इसका मान निकाला तो इसका जो मान आया था वो कहता था 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और जो निर्वात के लिए के जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है। 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर होता है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नोट है इसे बोलते हैं पहले एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नोट। तो जो एप्सिलॉन नोट है उसे क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अब ये विद्युतशीलता क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो यहाँ से एप्सिलॉन नोट का जो मान निकाला था तो वो कितना आया था 8.85 × 10 की घात -12, और इसका जो मात्रक है उसके अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना देगा कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन × मीटर स्क्वायर। अब जब माध्यम निर्वात होता है तो कूलम को जो फोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक मिनट लिए। तो जो माध्यम जब निर्वात है तो कूलम ने जो फोर्स का रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे सीधा F बराबर कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में कितना था R स्क्वायर, और कूलम ने इसको क्या कर दिया F नोट से रिप्रेजेंट कर दिया, और K Q1 Q2 अपॉन में कितना लिख दिया R। यहाँ जो F नोट का जो मीन है ना वो है निर्वात में लगने वाले बल को शो कर रहा है, निर्वात में लगने वाला बल। ठीक है, अब करते हैं जब नेक्स्ट क्या सेकेंड, जब माध्यम निर्वात नहीं हो, निर्वात नहीं हो तो अब अगर ये माध्यम निर्वात नहीं है तब कूलम ने क्या किया, इस चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका सोचा, क्योंकि जब माध्यम निर्वात था तब कूलम ने निकाल लिया। अब कूलम ने सोचा कि मैं हर एक रीडिंग के लिए निकालूंगा ना तो फिर मेरे लिए कुछ समस्या, मतलब एक कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। तो कूलम ने क्या किया कि बदल तो बस ये क्वांटिटी रही है, तो उसने क्या किया के का जो मान है उस माध्यम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, सॉरी एप्सिलॉन, बस केवल एप्सिलॉन। यहाँ जो एप्सिलॉन है वो क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। अब यहां पर सोचने वाली बात ये थी, अगर सेम कंडीशन में बल रखूं तो पहले तो F बराबर के Q1 Q2 अपॉन में कितना था R, सॉरी के की जगह मैं लिख देता 1/4 पाई एप्सिलॉन, और कितना आ गया Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये जो है ना उस माध्यम के लिए बल है, पहले सुनो, माध्यम के लिए बल। अब दूसरी चीज यहाँ पे कूलम को इस बात का पता, मतलब कूलम ने एक आइडिया दिया कि ये जो बल है ना वो इसके थोड़ा कम है, तो इसका मतलब इसका कोई संबंध होना चाहिए। तो अगर मैं हर एक मतलब मीडियम के लिए अलग अलग निकालूंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कूलम ने इसको सॉल्व करने के लिए इसको जो है वो आगे और मॉडिफाई किया, और इसका जो नाम विद्युतशीलता दिया, ये होता क्या है वो हम चलते हैं आगे। अब हम विद्युतशीलता के बारे में बात करें तो विद्युतशीलता क्या होती है, विद्युतशीलता, देखो विद्युतशीलता की जो परिभाषा है, परमिटिविटी की जो परिभाषा है एप्सिलॉन की, वो मैं उस टाइम के जमाने की जो परिभाषा बताऊंगा, यहाँ मॉडिफाई परिभाषा नहीं बताएंगे कि जो रियल में क्या होता है, मतलब वो अभी काम की नहीं है, जो लेसन नंबर 4 में आएगी यहाँ पे। तो जो उस टाइम की परिभाषा थी, तो किसी भी माध्यम द्वारा दो आवेशों के मध्य डाली गई, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल में डाली गई जो रुकावट होती है ना, वो क्या कहलाती है, उस माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। देखो सुनना मेरी बात को कि माध्यम द्वारा आवेशों के मध्य लगने वाले बल में डाली गई रुकावट जो होती है वो क्या कहलाती है, उस माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। देखो अब सुनना मेरी बात को, ये फिजिक्स में नई क्वांटिटी है,
तो फिजिक्स में जब भी कोई नई क्वांटिटी आती है हम उसका मात्रक और विमा क्या पढ़ते हैं, जरूर पढ़ते हैं। तो हम देखें कि इसका जो मात्रक है एप्सिलॉन का नाम, जो निर्वात के लिए इसका जो मान होता है, निर्वात के लिए, तो निर्वात के लिए जो इसका मान है वो एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन में कितना था न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अब इसका विमीय सूत्र देखें तो विमा देखी जाए तो पहले हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की विमा, तो एप्सिलॉन की विमा के लिए कूलम की विमा आनी चाहिए आपको, तो कूलम की विमा क्या होती है 80, अब इसका स्क्वायर अपॉन में न्यूटन वो होता है m1 L1 T-2 और इसमें कितना होता है L2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास m-1 और L यहाँ पे 2 और कितना आ जाएगा -3, T जो है यहाँ पे ऊपर देगा तो कितना आ जाएगा 2 ईयर है और 2 ईयर है T4 और कितना आएगा A2। ये एप्सिलॉन नॉट की क्या आ गई विमा आ गई। अब इसके बाद कूलम ने एनालिसिस किया कि किसी भी माध्यम में डुबाने पर, मतलब किसी भी माध्यम में आवेश को डालने पर उसके मध्य बल कम हो जाता है, तो बल कितना गुना कम होगा, इस राशि को व्यक्त करने के लिए हमें एक नई भौतिक राशि की आवश्यकता पड़ेगी। उस राशि का नाम है आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता या इसे बोलते हैं परावैद्युतांक, या इसे बोलते हैं विशिष्ट प्रेरणीय धारिता, विशिष्ट प्रेरणीय धारिता, ये 3 राशि। अब देखो इसने जो किया था वो कंडीशन क्या थी, जैसे एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव जो चीज होती है उसको एप्सिलॉन आर से रिलेटिव के कारण एप्सिलॉन आर कंसीडर किया गया। रिलेटिव जो परमिटिविटी होती है या आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होती है वो क्या होती है, 2 आवेश ले लिए, उन दोनों आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल, निर्वात में 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल और उन्हीं 2 आवेशों को किसी माध्यम में डालने पर जो लगने वाला बल है, तो मैं क्या बोलूंगा माध्यम में 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल, वो भी कौन सी समान परिस्थिति मतलब दोनों की स्थिति सेम रहनी चाहिए। इसका मतलब कितना हो गया F0 अपॉन में कितना हो गया F0 तो निर्वात के लिए, F जो है वो माध्यम के लिए। तो कूलम के अंदर हमने मान रखे तो एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में कितना होगा R² अपॉन में सेम कंडीशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में कितना होगा R²। यहाँ से ये कट गया और यहाँ से ये भी कट गया, तो जो फॉर्मूला बना हमारे पास FR वो कितना होगा F0 अपॉन में F0 अपॉन में F और कितना आ गया इसमें आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन में कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया ये फॉर्मूला आ गया। यहाँ से हम किसी भी माध्यम की अगर विद्युतशीलता को एक्सप्लेन करें, माध्यम की विद्युतशीलता को परिभाषित करें तो जो एप्सिलॉन जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता और उस माध्यम के आपेक्षिक विद्युतशीलता के क्या होता है गुणनफल के क्या होता है वो तुल्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए ये 2 रेशियो की बल के पदों में बल डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड डी, इसलिए क्या है मात्रकहीन और विमाहीन भौतिक राशि है, जो हमें ये बताती है कि ये जो बल है निर्वात में लगने वाला बल और उस माध्यम में लगने वाला बल, वो निर्वात वाला बल माध्यम से कितना गुना अधिक है, उस चीज के बारे में क्या करता है ये जानकारी देता है। अब कुछ माध्यम के लिए देखें, कुछ माध्यम के लिए तो हमने मैं ले लेता हूँ यहाँ पे माध्यम ले लिया मैंने और उसमें ले लेता हूँ मैं एप्सिलॉन आर। ठीक है, सबसे पहले बात करें निर्वात के लिए, तो निर्वात के लिए कितना होता है 1। अब बात करें वायु के लिए ये होता है 0.057। ठीक है, वायु के बाद हमारे पास करें ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए जो मान होता है O2 के लिए वो होता है 1.0053। उसके बाद हमारे पास ले
अभ्रक के लिए, तो अभ्रक के लिए इसका मान जो होता है वो 2 से कितना होता है 3 होता है। अभ्रक के बाद हमारे पास देखा जाए तो कांच के लिए इसका मान जो होता है वो 5 से कितना होता है 10, और सुचालक धातु के लिए इसका मान देखा जाए वो कितना होता है अनंत, मतलब इनफाइनाइट होता है। अब यहां से हम देखा जाए कि जो किसी भी माध्यम में लगने वाला बल, माध्यम में लगने वाला बल वो क्या होता है निर्वात में लगने वाला बल और उस माध्यम के परावैद्युतांक के क्या होता है अनुपात के तुल्य होता है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे इस नामदेव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।